नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें आपको दिखाएंगे दिन भर की वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में छाई रही। देश प्रदेश से लेकर दुनिया की हर एक बड़ी हलचल। अगले 1 घंटे में कोई भी बड़ी खबर नहीं छूटेगी। मतलब ये बुलेटिन आपने देख लिया तो समझिए दिन भर की हर एक खबर से आप अपडेट हो लिए। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत। और वंदे भारत की शुरुआत करते हैं उस सियासी खबर के साथ जिसकी हलचल दिल्ली से लेकर गुजरात तक आज नजर आई। शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने 9 घंटे तक पूछताछ की। उनसे सुबह से ये पूछताछ की जा रही थी, जिनमें उनके सामने कई सवाल रखे गए, लेकिन अब से थोड़ी ही देर पहले ये पूछताछ खत्म हो चुकी है। 9 घंटे तक मनीष सिसोदिया से ये पूछताछ जारी रही और इसके बाद मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर से बाहर निकलते नजर आए। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि यादव इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, 9 घंटे तक ये पूछताछ चली और सियासी संग्राम में गुजरात कनेक्शन तक जोड़ा गया। कुल मिलाकर मनीष सिसोदिया जब बाहर निकले तो किस तरीके की तस्वीरें नजर आई और तस्वीरों के साथ साथ मनीष सिसोदिया की बॉडी लैंग्वेज भी बताइए, क्या दिखी? देखिए, मनीष सिसोदिया जिस तरह से बाहर निकले, पहली तो बड़ी बात यह है कि ये एंट्री गेट है। आप देख सकते हैं सामने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है एंट्री। यहाँ से अंदर जाने की अनुमति थी, लेकिन चोरी छिपे जो है इस गेट से उनको निकाला गया और उनके जो समर्थक थे, काफ़ी जमावड़ा जो है एग्जिट गेट पे था, लेकिन वो फिर भी यहाँ से निकले और पहली मुलाकात उनकी जो है हमारे कैमरे के सामने हुई और वो जो है हाथ से सी ऑफ करने का इशारा, यानी कि अपने मुख पे स्माइल करके दिखाते हुए और बिना मीडिया से मिले निकल गए। और जबकि थोड़ी देर पहले ये सूचना आई थी कि उनका ये मैसेज है कि वो एग्जिट गेट पे मीडिया से बात करके निकलेंगे। और बहरहाल जो जानकारी अब मिल पा रही है कि 70 से भी ज़्यादा सवालों की फहरिस्त उनके सामने रखी गई, उनसे पूछताछ हुई। और बड़ा जो मामला था वो था विजय नायर का, कि जिस तरह से मुंबई के जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के कर्ता धर्ता हैं, उन्हीं ने इस पॉलिसी को जो है अमली जामा पहनाया और ये शराब पॉलिसी जो है उन्होंने बनाई और उन्हीं के इर्द गिर्द जो है ज़्यादा सवाल पूछे गए। और इस वक्त विजय नायर जो है वो सलाखों के पीछे हैं और समीर मेंद्रू जो है वो जोरबाग में जो आवास नंबर 10 है उनके यहाँ भी छापेमारी जो है ईडी ने की थी। ये दो बड़े जल्दी से क्विक रिएक्शन, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? जवाबों से संतुष्ट सीबीआई नजर आई? मैं बिल्कुल अपने दर्शकों को बता दूं कि जल्दी दोबारा से निमंत्रण उनको मिलेगा और फिर से सीबीआई कार्यालय जो है मनीष सिसोदिया आएंगे। ये जांच अभी पूरी नहीं हुई है और ना ही सीबीआई जो है उनके जवाबों से संतुष्ट है। फाइलों को मजबूत करने के बाद फिर से बुलावा भेजा जाएगा और उनकी मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। कुल मिलाकर लेकिन सिसोदिया का एक रिएक्शन जल्दी से रवि आपको रोकते हुए। 10,000 करोड़ का एक्साइज घोटाला हुआ, लेकिन आज मैंने सीबीआई में जाके देखा, मैंने देखा कि कोई घोटाला तो वहाँ है ही नहीं। घोटाले की तो कुछ मसला ही नहीं है वहाँ पे। सारा केस फर्जी है, मैं जानता हूँ सारा केस फर्जी है। और आज मैंने सीबीआई में 9 घंटे की पूछताछ के दौरान 9 घंटे जो मैं रहा वहाँ पे, वहाँ भी मैं समझ गया कि किस तरह से सारा केस फर्जी है और किस तरह से इन्होंने पूरी साजिश की गई है। आज मुझे समझ में आया कि इन्होंने सीबीआई में केस किसी घोटाले की जांच के लिए नहीं करा रखा। इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। ये बात पहले भी मुझे बाहर से समझ में आ रही थी, लेकिन आज अंदर जाके सीबीआई के हेडक्वार्टर में 9 घंटे तक मेरे को और समझ में आई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जैसी एजेंसीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से दबाव बनाने के लिए यूज कर रही है। एक्साइज पे बात हुई, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां भी साइड में मुझ पे दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो, आप में क्यों हो। मैंने कहा क्यों? बोले ये केस आपके ऊपर ऐसे ही चलते रहेंगे, नहीं तो। मैंने कहा इस केस में तो है नहीं, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे कहा गया कि साइड में कि सत्येंद्र जैन के पास कौन से केस हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर कौन से सच्चे केस हैं, वो भी चल रहे हैं। 6 महीने वो जेल रह सकते हैं तो 6 महीने आप भी रह सकते हो।
तो मैंने कहा बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, मैं उसके लिए आप थोड़ी छोड़ सकता हूँ। तो मुझे कहा गया कि नहीं देखो ये केस तो ऐसे ही चलते रहेंगे, दूसरा फायदा आपको वो लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे फिर। तो मैंने कहा ये मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो शिक्षा के लिए आया हूँ यहाँ। राजनीति में हम आना नहीं चाह रहे थे, हम तो शिक्षा के लिए आए हैं, ईमानदारी से काम करने के लिए आए हैं। फिर मैंने साफ साफ बोल दिया कि भैया मुझको तो खुशी मिलती है जब दिल्ली के रिक्शे वाले का बच्चा इंजीनियर बनता है, तो उसमें जो खुशी मिलती है मुझे सीएम बन के खुशी नहीं मिलती, सीएम बनने के बारे में सोच के खुशी नहीं मिलती। एक दिल्ली की मेड की बच्ची जब डॉक्टर बनती है तो मुझे खुशी मिलती है। मेरा जीवन शिक्षा को समर्पित है। मैं इस तरह के ऑपरेशन लोटस के किसी दबाव में नहीं आने वाला। इनको जो करना है करें। पूरा केस फर्जी है, कहीं दूर से दूर तक कोई सच्चाई नहीं है उसमें। कोई 1 करोड़ का 1 रुपए का कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ। ये बीजेपी वाले कहते रहे और दबाव बनाते रहे 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, कोई घोटाला नहीं हुआ। आज मुझे वहां से भी समझ में आ गया। तो आपने सुना मनीष सिसोदिया को ये कहते हुए कि पूरा केस फर्जी है और ये ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने की कोशिश। मनीष सिसोदिया ने गंभीर आरोप लगाए, राजनीति से प्रेरित ये पूरा मामला बताया और ये भी कहा कि बीजेपी सीबीआई पर दबाव बना रही है। सीबीआई से करीब 9 घंटे की पूछताछ मनीष सिसोदिया के साथ खत्म हो चुकी है और बाहर निकलकर मनीष सिसोदिया का ये रिएक्शन सामने आया। तो 9 घंटे तक पूछताछ हुई और वो खत्म अब हो चुकी है मनीष सिसोदिया के साथ। लेकिन खबर ये भी है कि जल्दी से दोबारा पूछताछ मनीष सिसोदिया से सीबीआई कर सकती है। लेकिन जल्दी से एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, ये पूरा घटनाक्रम कहां से शुरू हुआ और कहां तक पहुंचा। शराब कारोबारियों को 30 करोड़ की बम्पर छूट देने के आरोप में सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे आजादी की लड़ाई बना दिया। भ्रष्टाचार में आरोपी सिसोदिया की तुलना भगत सिंह से कर दी। सिसोदिया ने भी सुबह तामझाम से मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए घर से तिलक लगाकर राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उसके बाद सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ जो केस चलाया जा रहा है वो फर्जी है। इसका मकसद मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालना है ताकि मैं गुजरात ना जा सकूं। इन लोगों ने आज मुझे सीबीआई में बुलाया है। इनकी तैयारी अब मुझको गिरफ्तार करने की है। इन्होंने पहले सीबीआई रेड कराई मेरे इस घर में, इनको उसमें कुछ नहीं मिला, 1 पैसे का कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला इनको मेरे घर में। इनको भी पता है कि ये पूरा केस फर्जी है। ये पूरा केस मेरे खिलाफ जो चलाया जा रहा है ये पूरा फर्जी केस है। इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालना है ताकि मैं गुजरात न जा सकूं। गाजे बाजे से सिसोदिया के लिए सारी पार्टी मैदान में उतर आई। मुख्यमंत्री केजरीवाल तक सिसोदिया के लिए ट्वीट करने लगे। सीबीआई दफ्तर के बाहर आप कार्यकर्ताओं का हुजूम था। दफ्तर के बाहर खूब हंगामा हुआ। संजय सिंह से लेकर सौरभ भारद्वाज तक सिसोदिया के लिए मैदान में उतर आए। संजय सिंह को हिरासत में ले लिया गया। सिसोदिया के लिए आपके कार्यकर्ता ऐसे सड़कों पर उतरे मानो सीबीआई ने सिसोदिया को घोटाले की पूछताछ के लिए नहीं, देश में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए बुलाया हो। बीजेपी ने इस पर निशाना साधते हुए कहा कि आप नौटंकी कर रही है, ये जश्न भ्रष्टाचार है। पहले तो भ्रष्टाचार कीजिए, दलाली कमाइए और उसके ऊपर जब आपसे पूछा जाए सवाल, जब आपसे सवाल पूछताछ किया जाए तो आप जश्न मनाइए। जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया आज एक खुले कार में अपने समर्थकों के साथ नारे लगाते हुए फूल माला डाले हुए निकले हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई किला फतेह करके वापस आ रहा है। It seems as if the आम आदमी पार्टी has won the World Cup of corruption. इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर वर्ल्ड कप होगा करप्शन का तो आम आदमी पार्टी उसमें दुनिया की नंबर 1 पार्टी साबित तो होगी, सिद्ध होगा। बहरहाल देखना होगा कि शराब पर छिड़ी सियासत का अंत कब होता है।
तो इन तस्वीरों को देखने के बाद बीजेपी ने कहा ये तो जश्न भ्रष्टाचार है। आइए पूरा घटनाक्रम क्या है तफसील से आपको बता देते हैं कि आखिर अब तक क्या क्या हुआ है। और ये जो जांच की आज जिसकी शुरुआत 17 अगस्त से हुई, जब सीबीआई ने इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज किया और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ साथ 15 आरोपी बनाए गए जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। 20 अगस्त को इन आरोपियों को सीबीआई का समन जाता है। 21 अगस्त को सिसोदिया के साथ साथ 8 आरोपियों को लेकर लुकआउट नोटिस जारी होता है। सितंबर में प्रवर्तन निदेशालय ने केस इसमें दर्ज किया और 18 सितंबर को 7 राज्यों में 31 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सिसोदिया के घर से बरामद फोन, लैपटॉप को जब्त कर लिया गया और फिर 27 सितंबर को आरोपी नंबर 5 विजय नायर को गिरफ्तार किया गया। विजय नायर वो बिंदु जिसे लेकर आज भी मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई। 28 सितंबर को कारोबारी समीर महेंदु को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद 7 अक्टूबर को 35 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा, 1 करोड़ रुपए भी बरामद किए और 10 अक्टूबर को समीर महेंदु का करीबी अभिषेक जिसे गिरफ्तार किया गया। 17 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ हुई। ये 9 घंटे तक पूछताछ चली, जिसके बाद मनीष सिसोदिया का क्या कहना था वो भी आपने सुन लिया। दिल्ली में ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने की ये बीजेपी की कोशिश। और आइए जरा घोटाले का घटनाक्रम भी आपको समझा देते हैं कि कैसे ये घोटाला हुआ, इसको कैसे अंजाम दिया गया। नवंबर 2021 में नई शराब नीति लागू हुई। शराब बिक्री के कारोबार से सरकार हटी और निजी कारोबारियों के हवाले शराब कारोबार हुआ। लाइसेंस के जो आवेदक थे उनको 144.36 करोड़ रुपए की छूट दी गई। कमीशन 2.5% से बढ़ाया गया जो कि 12.5% किया गया। शराब माफिया का 30 करोड़ रुपए माफ किया गया। विदेशी बियर पर 50 रुपए प्रति कैरेट की मनमानी छूट। लाइसेंस धारकों को मनमाना एक्सटेंशन दिया गया। घोटाले का खुलासा होने पर जो नई नीति इंट्रोड्यूस की गई थी उसे रिकॉल कर लिया गया, उसे वापस ले लिया गया। सिसोदिया के साथ साथ 15 के खिलाफ सीबीआई की जांच शुरू हुई, जिसमें आरोपी नंबर 1 बनाए गए मनीष सिसोदिया। ये धांधली लेकिन कैसे हुई इसको भी आप समझिए, क्योंकि पूरी तरह से इस नई एक्साइज पॉलिसी के साथ एक धांधली नजर आई। साल 2019-20 में जहां पर बिक्री लगभग 1 लाख करोड़ रुपए और उत्पाद कर 4200 करोड़ रुपए हुआ। फिर साल 2020-21 में बिक्री 7800 करोड़ रुपए और उत्पाद कर 3300 करोड़ रुपए। साल 2021-22 में बिक्री 1 लाख करोड़ रुपए और उत्पाद कर सिर्फ 158 करोड़ रुपए। किस तरीके से लेकिन बदलाव हुआ ये भी आप समझिए, यानी कि नई शराब नीति से क्या बदला ये भी आपको समझना चाहिए। सबसे पहले दिल्ली में 32 जोन, हर जोन में 27 वेंडर, हर वार्ड में 2 से 3 दुकानें और आधी कीमत पर शराब की बिक्री शुरू हुई। दिल्ली में राजस्व घटा और शराब बिक्री बढ़ती चली गई। 12 जोनल लाइसेंस धारकों ने एक्सटेंशन नहीं लिया, लेकिन 4 थोक लाइसेंस धारकों ने लाइसेंस सरेंडर कर दिया। सरेंडर्ड जोन में 193.95 करोड़ रुपए हर महीने का नुकसान रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में 849 में से 468 दुकानें चालू रहीं और 2375 करोड़ की जगह 1485 करोड़ ही राजस्व हुआ। इसमें पहली तिमाही में बजट अनुमान से 37.51% नुकसान भी हुआ। लेकिन सरकार को घाटा कैसे हुआ, किस तरीके से, यह भी आप समझिए, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। 750 ml का दाम, सबसे पहले ये जो कंपैरिजन पुरानी नीति नई नीति के साथ आप देखिए, 750 ml का दाम पुरानी नीति के हिसाब से 530 रुपए और नई नीति के हिसाब से ये 560 रुपए रहा। ये एक बदलाव नजर आया जिसके साथ घाटा रिकॉर्ड किया गया। अब कारोबारी का कमीशन जो पुरानी नीति में 33.35 रुपए था, वो नई नीति में 363.27 रुपए बन गया। ये कारोबारी का कमीशन था नई और पुरानी नीति के। उत्पाद कर इसमें पुरानी नीति में जो 233.89 रुपए था, नई नीति में वो 1.88 रुपए तक सिमट कर रह गया। और वैट जो लगता था पुरानी नीति में 106 रुपए, लेकिन नई नीति में 1.90 रुपए। कितना ज्यादा डिफरेंस है इसको आप समझिए पुरानी नीति नए नीति के लिहाज से।
यानी कि पूरा का पूरा खेल आपने इन ग्राफिक्स के जरिए समझा कि घोटाला कैसे हुआ, पुरानी शराब नीति, नई शराब नीति में अंतर क्या था। साथ ही आपने यह भी समझा कि शराब नीति से दिल्ली सरकार को कितना घाटा हुआ और शराब कारोबारियों को कितना फायदा हुआ। आज सिसोदिया से पूछताछ 9 घंटे तक चली, खत्म हो चुकी है, लेकिन देखना होगा अब इस पर आगे क्या होता है। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जल्द ही मनीष सिसोदिया को दोबारा से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन मनीष सिसोदिया से आज सीबीआई ने सवाल किया। आपको यह भी जानना चाहिए कि आखिर वो सवाल कौन कौन से थे जो सिसोदिया के सामने रखे गए। सवालों की बौछार हुई, जिसमें सबसे पहले जो जिक्र आया वो इस नाम का था, यानी कि विजय नायर का। सिसोदिया से सवाल ये पूछा गया कि विजय नायर को क्या आप जानते हैं। इसके साथ यह भी पूछा गया कि विजय नायर आपके घर और मंत्रालय में कितनी बार आता था, कितनी बार उसका एंट्री एग्जिट होता था। इसके साथ ही सवाल यह भी पूछा गया कि आबकारी विभाग के अधिकारियों को विजय नायर से मिलने मुंबई भेजा था, यह भी सवाल पूछा। उत्पाद नीति बनाने में नायर क्या शामिल था, उसका कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था, यह सवाल भी सिसोदिया के सामने रखा गया। साथ ही शराब कारोबार के पैसे को लेकर कभी नायर से बात की। आप देखिए विजय नायर के इर्द गिर्द ये तमाम सवाल आज सिसोदिया से पूछताछ के घूमते हुए नजर आए। सवाल यह भी पूछा कि आपको नहीं लगा कि नई शराब नीति से राजस्व घटेगा। क्या आपको यह अनुमानित था कि नई शराब नीति आप लागू करेंगे तो यह बदलाव होगा। कारोबारियों के 12% कमीशन में 6% किसके पास जाता था। यह पूरे भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द घूमता सवाल कि आखिर यह कमीशन किसको मिलता था। नई नीति में चुनिंदा कारोबारी ही क्यों शामिल होते थे, क्योंकि कई ऐसे लाइसेंस धारक थे जिन्होंने अपने लाइसेंस को सरेंडर कर दिया। इसी बाबत यह सवाल पूछा गया। साथ ही शराब कारोबार को लेकर तेलंगाना के नेता से क्या आप कभी मिले थे, यह भी सवाल पूछा गया। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में आज मनीष सिसोदिया के सामने सवालों की बौछार की गई और साथ ही मनीष सिसोदिया के जो जवाब आए उससे सीबीआई असंतुष्ट नजर आई है। बात करेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर, जिसमें आज वोटिंग हुई। कांग्रेस के तमाम दिग्गजों ने आज अपना वोट कास्ट किया। अध्यक्ष पद का अगला चेहरा कौन होगा, इसका आधिकारिक ऐलान 19 अक्टूबर को होना है। लेकिन इसी बीच शशि थरूर ने कहा कि कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं ताकि इतिहास याद रखे। कांग्रेस के लिए आज का दिन बेहद अहम रहा। 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति अध्यक्ष होगा। यही नहीं, कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में अध्यक्ष पद के लिए छठी बार चुनावी मुकाबला हो रहा है। आज सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग हुई। कई दिग्गजों ने वोट डाला। उम्मीदवारों ने जीत का दावा किया। सब जगह ठीक चल रहा है, लेकिन रिजल्ट मालूम होगा 19 के बाद। तो 19 को मालूम होगा, उसके बाद में जो कुछ कहना है 19 को कहेंगे। अब देखना भाई, वोटिंग होने के बाद ही बोलता हूँ। संगठन में हमारे काम करने की तरीका में मैं बदलाव लेके आना चाहता हूं और इसका तो मेरे घोषणा पत्र में सारी डिटेल्स लिखा है और उसमें मैंने विकेंद्रीकरण के बारे में बोला और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं हर स्तर में उसका शक्तिकरण करने की। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिल्ली में वोटिंग की। सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं और उन्होंने भी वोट किया। वोटिंग के बाद सोनिया ने कहा कि उन्हें नए अध्यक्ष का इंतजार लंबे वक्त से था। मैम, भाई, आर यू हैप्पी? मैम, भाई, आर यू हैप्पी? वहीं अध्यक्ष पद की लड़ाई के लिए तमाम दिग्गजों ने वोटिंग की। राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा में हैं और उन्होंने कर्नाटक के बेल्लारी में मतदान किया। इसके साथ ही अशोक गहलोत, हरीश रावत ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव जो हो रहे हैं, इनर पार्टी डेमोक्रेसी का प्रतीक है। चुनाव उसका प्रतीक है। कम से कम चुनाव के बहाने दोनों कैंडिडेट अपनी बात कह रहे हैं। कांग्रेस के प्रिंसिपल, पॉलिसी, प्रोग्राम के बारे में चर्चा हो रही है। उस वक्त सब कांग्रेस के डेलीगेट्स वोट डालने आ रहे हैं और लोग ये समझते हैं कि इस मुकाम पर जो ये नए अध्यक्ष मिलने जा रहे हैं, सब उसके लिए उत्साहित हैं। पूरी कांग्रेस उत्साहित है।
वोटिंग से पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में शशि थरूर को पोलिंग एजेंट्स नहीं मिले। कांग्रेस ने इसके बाद नियमों में बदलाव किया और उन्हें पोलिंग एजेंट्स उपलब्ध कराए। कांग्रेस संविधान के मुताबिक वोट डालने वाले डेलीगेट्स ही पोलिंग एजेंट होते हैं। इस चुनाव में प्रदेश कांग्रेस समिति के 9000 से ज्यादा प्रतिनिधि गुप्त मतदान करने पहुंचे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि इस बदलाव से कांग्रेस को नई ऊर्जा मिलेगी। चुनाव इतने वर्षों बाद हो रहा है और इसलिए हो रहा है कि 2 कैंडिडेट्स हैं फील्ड में। अगर 2 कैंडिडेट्स फील्ड में नहीं होते तो चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो एक ही व्यक्ति जो नामांकन अपना फाइल करता उसी को डिक्लेयर कर देते। वहीं दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कह रही है अगला अध्यक्ष सोनिया गांधी का रिमोट कंट्रोल होगा, जिस पर पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने पलटवार किया। कांग्रेस बहुत मजबूत होगी, आगे बढ़ेगी और जो हमारी पार्टी है 2024 में फिर से सत्ता में आएगी। बहरहाल गांधी परिवार के करीबी और आज हुई वोटिंग से खड़गे को कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष माना जा रहा है, लेकिन इसका आधिकारिक ऐलान 19 अक्टूबर को ही होगा और तभी पता चलेगा कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष का चेहरा कौन होगा। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 24 साल बाद आज वोटिंग हुई। सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक ये वोटिंग चली। 96% मतदान हुआ। अब निगाहें 19 अक्टूबर को आने वाले नतीजों पर टिकी हैं, जब औपचारिक ऐलान होगा कि कौन है कांग्रेस का अध्यक्ष। लेकिन कांग्रेस में बीते 24 सालों से राहुल गांधी, सोनिया गांधी ही अध्यक्ष है। सोनिया गांधी 1998 से लेकर 2017 तक अध्यक्ष रहीं और उसके बाद 2019 से अब तक कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी 2017 से 2019 तक अध्यक्ष थे और आखिरी बार 1998 में वोटिंग हुई थी। सोनिया गांधी के सामने उस वक्त जितिन प्रसाद थे। सोनिया को करीब 7448 वोट मिले थे। सिर्फ 94 वोट में ही जितिन प्रसाद की झोली में आए। सोनिया को तब कोई चुनौती नहीं मिली थी। इस बार भी मल्लिकार्जुन खड़गे की एक तरफा जीत संभव मानी जा रही है। कई राज्यों में थरूर को पोलिंग एजेंट्स भी नहीं मिले। खड़गे को गांधी परिवार के करीबी होने का फायदा आज की वोटिंग में मिलता हुआ नजर आया है। और अब बात करेंगे कश्मीर की, जहां पर लगातार हो रही टारगेट किलिंग पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान दिया है और इसके बाद जम्मू कश्मीर का सियासी पारा हाई हो चुका है। कश्मीर की घाटी की फिजाओं में लगातार कश्मीरी पंडितों की हत्या का मामला सामने आ रहा है। अब इसी विवाद में घी डालने का काम जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने किया। घाटी में हो रही टारगेट किलिंग को लेकर उन्होंने एक विवादित बयान दे डाला और कहा कि ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक इंसाफ नहीं होगा। ये कभी बंद नहीं होगा, जब तक इंसाफ नहीं होगा कभी बंद नहीं होगा। अब्दुल्ला इतने पर भी रुक जाते तब भी ठीक था। उन्होंने कहा कि कश्मीर में धारा 370 की वजह से आतंकवाद है। अब कश्मीर में 370 नहीं है तो आतंकवादी घटनाएं क्यों हो रही हैं? और इसको बंद करने के लिए जितनी भी शोर करते हैं कहते हैं कि जहाँ बहुत सब कहते थे पहले 370 से ये हो रहा, आज तो 370 नहीं है। मेरी क्यों मृत्यु हो रही है? इसके जिम्मेदार कौन है, बताइए मुझे। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बयान बताया। मुख्यमंत्री जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये फरमाया है कि ये टारगेट किलिंग्स हैं जो इसी प्रकार से होती रहेंगी और इसकी जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी है। इस प्रकार की बात करना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक गैर जिम्मेदाराना बयान है। फारूक अब्दुल्ला उन नेताओं में शामिल थे जो कश्मीर में धारा 370 के निष्क्रिय होने का विरोध कर रहे थे। बीते रोज कुलगाम में हिंदू टीचर की हत्या पर फारूक अब्दुल्ला ने बयान देते हुए कहा था कि सब मारे जाएंगे। वहीं दूसरी ओर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने इस पर दुख जताया है। वहीं अब्दुल्ला के घर पर आज ऑल पार्टी मीटिंग की गई। गुपकार के घटक दलों के साथ साथ जम्मू संभाग की कई राजनीतिक पार्टियों ने अब्दुल्ला के घर में हो रही इस मीटिंग में हिस्सा लिया। इस मीटिंग में बाहरी वोटर्स को शामिल करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के आगामी चुनाव में गैर कश्मीरी लोग भी वोट डाल सकेंगे। माना जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो बाहर से शामिल होने वाले वोटर्स की संख्या 25 लाख के पार हो सकती है।
लेकिन बीते कुछ वक्त में घाटी में लगातार कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया, यानी कि टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया। ये हाल ही में हुई कुछ घटनाओं पर भी एक क्विक नजर डाल लेते हैं कि कब कब घाटी में ये टारगेट किलिंग की घटनाएं सामने आई। 25 मई 2022 को कश्मीरी टीवी आर्टिस्ट अमीरा भट्ट की हत्या कर दी गई। 24 मई 2022 को पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद 24 मई को ही 7 साल की बच्ची भी इसी घटना में जख्मी हुई थी, इसी टारगेट किलिंग में घायल हुई थी। 17 मई 2022 को आतंकियों ने वाइन शॉप पर ग्रेनेड फेंका, ये हमला करने की कोशिश की गई और रंजीत सिंह की इसमें मौत हुई, जिसके साथ साथ 3 लोग 17 मई 2022 की इस घटना में जख्मी भी हुए थे। फिर 12 मई 2022 से पहले कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या, आपको याद होगी, लगातार विरोध उसे लेकर देखने को मिला था, सुरक्षा की मांग की गई थी। 12 मई को इसी घटना में पुलिसकर्मी रियाज अहमद ठाकुर की भी हत्या कर दी गई। इसके साथ ही 9 मई 2022 को आतंकियों की फायरिंग में एक नागरिक की मौत हुई, एक सिविलियन को भी मौत के घाट उतार दिया गया। 9 मई को ही एक जवान समेत 2 लोग इसमें घायल हुए थे। यह घटना 9 मई को सामने आई थी और उससे पहले 2 मार्च 2022 को पंचायत के सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इसी तरीके से बीते कुछ वक्त में घाटी में टारगेट किलिंग्स देखने को मिली हैं, जिसे लेकर विरोध भी तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आया है। और अब बात करेंगे दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की, जिनके घर पर हमला हुआ। हमलावर ने स्वाति मालीवाल की गाड़ी में तोड़फोड़ की। वहीं इसको लेकर अब सियासत भी तेज हो चुकी है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के घर पर हमला हुआ। इसके साथ ही उनके घर पर खड़ी कारों में भी तोड़फोड़ की गई। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर खुद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी कुछ देर पहले मेरे घर पर कोई हमलावर घुस आया और उसने हमला किया। मेरी और मेरी माँ की गाड़ी बुरी तरह से तोड़ दी और घर में घुसने की कोशिश की। शुक्र है मैं और मेरी माँ दोनों घर पर नहीं थे, वरना पता नहीं क्या होता। कुछ भी कर लो, मैं डरूंगी नहीं। दिल्ली पुलिस को कंप्लेन कर रही हूँ। स्वाति मालीवाल ने बताया कि उनके घर पर कोई हमलावर घुस आया, लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूँ। पिछले 7 साल के कार्यकाल में मैंने बहुत बड़े बड़े काम करे और बहुत बड़ी बड़ी ताकतों के खिलाफ कार्यवाही करी है। उन्हें लगता है कि वो मुझे डरा देंगे, लेकिन मैं साफ बताना चाहती हूँ कि मैं डरने वालों में से हूँ नहीं। मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी और इस तरीके के लोग जो महिलाओं के खिलाफ काम करते हैं, उनके खिलाफ मेरी जंग जारी रहेगी। जय हिंद। स्वाति मालीवाल के घर पर हुए हमले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी निशाना साधा। स्वाति मालीवाल के ट्वीट को केजरीवाल ने रीट्वीट करते हुए लिखा कि पिछले कुछ महीने में दिल्ली में कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल हो चुका है। यहाँ तक कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी सुरक्षित नहीं है। खुलेआम कत्ल हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि एलजी साहब थोड़ा समय कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए भी देंगे। इस पूरे मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, लेकिन थाने में आरोपी अजीब हरकतें करने लगा। दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल के घर पर हुए हमले की जांच में फिलहाल जुट गई। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने आज गुजरात को स्वास्थ्य बीमा कवर की सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएमजेएवाई एमए योजना आयुष्मान कार्ड्स के वितरण की शुरुआत कर दी। गुजरात में पीएमजेएवाई को एमए यानी कि मुख्यमंत्री अमृतम योजना के साथ मिला दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुजरात में पीएमजेएवाई एमए योजना आयुष्मान कार्ड्स के वितरण की शुरुआत की। अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और योजना को गुजरात की जनता को समर्पित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लाभार्थियों से बात भी की। भाई हवे बधु आम कोई आदत ना आवी जोईए, कशुं ज नहीं, सरस रीते जीववानुं। हाँ, चालो तमने खूब खूब शुभेच्छाओ અને દિવાળીના અત્યારે આશીર્વાદ। थैंक यू। गुजरात में 50 लाख आयुष्मान कार्ड छप चुके हैं, जो लाभार्थियों को जल्द ही दे दिए जाएंगे। साल 2012 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री अमृतम योजना की शुरुआत की थी, जो अपने तरह की एक स्वास्थ्य योजना है, जिसे अब पीएमजेएवाई के साथ जोड़ दिया गया है। तो नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे, तब देश पीपीपी मॉडल को प्रभावी ढंग से अपनाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन मोदी के विजन ने गरीबों को अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए पीपीपी मॉडल को अपनाया और 4 सितंबर 2014 को मुख्यमंत्री अमृतम योजना को लॉन्च किया गया, जो कि गरीबों को टेस्ट से लेकर अस्पताल में भर्ती होने तक का एक कवर देता था।
आइए आपको यह भी बता देते हैं कि गरीबों को स्वास्थ्य बीमा देने का मोदी का आखिर विजन क्या है, इसके पीछे की धारणा क्या है। क्योंकि गरीबों को स्वास्थ्य बीमा दिया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री अमृतम योजना लॉन्च की गई नरेंद्र मोदी की तरफ से। मुख्यमंत्री अमृतम योजना से 46 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं और इसके साथ ही एमए योजना के अनुभव से ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मेडिकल सुविधा मिल सके, एक कवर उन्हें मिल सके। आयुष्मान भारत योजना जिसके तहत गुजरात में 7500 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर बनाए गए ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर करने के लिए और इसीलिए इन सेंटर्स की संख्या भी बढ़ाई गई। गुजरात में ही 600 दीनदयाल औषधालयों को भी स्थापित किया गया ताकि दवाइयां आसानी से मुहैया कराई जा सके, सस्ते दामों में मिल सके। और गुजरात में अब PMJAY के जो लाभार्थी हैं उनको भी आयुष्मान कार्ड दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा एक मेडिकल कवर देने की ये कोशिश। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किश्त जारी की जिसके तहत 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 16,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इस योजना के तहत किसानों के खाते में एक साल में 2-2 हजार रुपए की 3 किश्त जारी की जाती हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन भी किया जिसमें एग्रीकल्चर स्टार्टअप कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी भी लगाई गई। यहां पर करीब 300 स्टार्टअप ने प्रिसिशन फार्मिंग से संबंधित अपने इनोवेशन को प्रदर्शित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश में है। उन्होंने कहा कि अब एक ही नाम, एक ही ब्रांड से और एक समान गुणवत्ता वाले यूरिया की बिक्री होगी और ये ब्रांड भारत है। अब वन नेशन वन फर्टिलाइजर से किसान को हर तरह के भ्रम से मुक्ति मिलने वाली है और बेहतर खाद भी उपलब्ध होने वाली है। देश में आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, एक ही नाम, एक ही ब्रांड से और एक समान गुणवत्ता वाले यूरिया की बिक्री होगी और ये ब्रांड है भारत। अब देश में यूरिया भारत ब्रांड से ही मिलेगी। जब पूरे देश में फर्टिलाइजर का ब्रांड एक ही होगा तो कंपनी के नाम पर फर्टिलाइजर को लेकर होने वाली मारामारी भी खत्म हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अलावा भी पीएम मोदी ने कई सौगातें दी, उनके बारे में भी आइए आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगातों का ऐलान आज किया गया जिसमें 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खुले। प्रधानमंत्री मोदी ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का शुभारंभ किया। इसके तहत किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में 3,03,000 से ज्यादा रिटेल फर्टिलाइजर दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र में बदला जाएगा। इसके साथ ही भारत ब्रांड यूरिया को भी लॉन्च प्रधानमंत्री ने किया। पीएम किसान सम्मान सम्मेलन में प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री ने भारत यूरिया बैग लॉन्च किया जो कि कंपनीज को सिंगल ब्रांड नाम भारत के तहत फर्टिलाइजर की मार्केटिंग में मदद करेगा। इसके साथ ही ई पत्रिका इंडियन एज को लॉन्च किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने फर्टिलाइजर पर एक ई पत्रिका इंडियन एज का भी शुभारंभ किया। ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक परिदृश्यों के बारे में जानकारी देगी। इसमें हालिया डेवलपमेंट्स, प्राइस ट्रेंड एनालिसिस, उपलब्धता और खपत, किसानों की सफलता की कहानियों को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय उर्वरक और प्रसारण मंत्री मनसुख मांडविया भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 के आयोजन का उद्देश्य देश भर के 13,500 से अधिक किसानों और लगभग 1,500 कृषि स्टार्टअप्स को एक साथ लाना है, उनकी मदद करना है और उन स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाना है और साथ ही किसानों की मदद भी करना है।
इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात में कहा कि बीते 2 दशकों में यह देखा गया है कि आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के बीच की जो खाई है वो कम हुई है। किसी देश की सुरक्षा को नष्ट करने के लिए उसकी स्वतंत्र मीडिया, न्यायपालिका, गैर सरकारी संगठनों और गतिमान लोकतंत्र का दुरुपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने राज्य एजेंसीज के एकीकृत तरीके से काम करने की जरूरत पर भी बल दिया। राजनाथ सिंह गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। इधर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के 50वें सीजेआई नियुक्त किए गए हैं और इसकी जानकारी केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से दी गई। मौजूदा सीजेआई यूयू ललित के सेवानिवृत्त होने के एक दिन बाद 9 नवंबर को जस्टिस चंद्रचूड़ शपथ लेंगे। जस्टिस यूयू ललित का चीफ जस्टिस के रूप में 74 दिनों का कार्यकाल रहा, जबकि जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल सीजेआई के तौर पर 2 सालों का होगा। वो 9 नवंबर से 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई के रूप में अगले 2 साल तक काम करने वाले हैं, लेकिन अब तक उन्होंने कई अहम फैसले भी सुनाए। उनके बारे में भी आपको बता देते हैं, यानी कि उनकी भूमिका कब कौन से फैसलों को लेकर देखने को मिली है। उनके बड़े फैसलों में सबसे पहला फैसला लेटेस्ट नोएडा ट्विन टावर को लेके। नोएडा ट्विन टावर गिराने का फैसला। नोएडा में सुपरटेक के दोनों टावर 28 अगस्त को गिराए गए। 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने टावर्स को तोड़ने का आदेश दिया। ट्विन टावर के निर्माण में नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों का उल्लंघन किया गया था। इसके साथ ही हादिया केस, जिसमें केरल में अखिला अशोकन उर्फ हादिया ने शफीन नाम के मुस्लिम लड़के से साल 2016 में शादी की थी। लड़की के पिता का आरोप था कि ये लव जिहाद का मामला है। उनकी बेटी की जबरदस्ती धर्म बदलवाकर शादी की गई। इसके बाद हाईकोर्ट ने शादी रद्द कर दी और हादिया को उसके माता पिता के पास रहने का आदेश दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने हादिया की शादी रद्द करने से संबंधित केरल हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। वहीं निजता को मौलिक अधिकार माना। यह एक बड़ा फैसला साल 2017 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने निजता को, प्रिवेसी को मौलिक अधिकार माना। इस बेंच में चंद्रचूड़ भी शामिल थे। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा, एडीएम जबलपुर मामले में बहुमत के फैसले में गंभीर खामियां थी। संविधान को स्वीकार करके भारत के लोगों ने अपना जीवन और निजी आजादी सरकार के समक्ष आत्मसमर्पित नहीं कर दी है। वहीं अविवाहिता को भी अबॉर्शन का अधिकार, ये एक बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दिया, फिर चाहे वो विवाहित हो या फिर अविवाहित। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत 22 से 24 हफ्ते तक गर्भपात का अधिकार सभी को है। बेंच की अगुवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे और उनकी तरफ से ये अहम फैसला भी लिया गया था और उनके इन फैसलों की फहरिस्त में अब आगे बढ़ते हुए सीजेआई की जिम्मेदारी चंद्रचूड़ संभालेंगे। बॉलीवुड में खुदकुशी के मामलों में पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी ने पूरे देश को सकते में डाल दिया था, वैसे ही फेमस टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठाकुर के सुसाइड ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। महज 29 साल की वैशाली ठक्कर ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी। ससुराल सिमर का फेम वैशाली ठक्कर की खुदकुशी ने पूरे देश को हैरान कर दिया। सबके जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि हंसती खेलती लड़की ने खुदकुशी जैसा कदम क्यों उठा लिया। लोग अपने अपने सवालों में डूबे ही थे कि वैशाली का लिखा हुआ सुसाइड नोट सामने आया, जिसमें उन्होंने कई सवालों के जवाब दे दिए। वैशाली ने सुसाइड नोट में अपने पड़ोसी राहुल नवलानी और उनकी पत्नी दिशा नवलानी पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी दंपत्ति पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वैशाली ठक्कर नाम की 29 साल की महिला ने सुसाइड किया है और उसके जो हमने उसके पर्सनल बिलोंगिंग्स और सीन ऑफ क्राइम पे जो हमने वहाँ पे सर्च किया और वहाँ पे हमें एक डायरी मिली, जिसमें उसमें उसका सुसाइड नोट भी था और उसमें उसने बताया कि एक राहुल नाम का व्यक्ति जो उसके पड़ोस में रहता है, वो उसको फिजिकली और इमोशनली अब्यूज़ कर रहा था, परेशान कर रहा था और इसके कारण वो डिप्रेशन में आके और परेशान होकर उसने अपने सुसाइड किया है और ये उसके सुसाइड नोट में भी। सूत्रों के मुताबिक
मुताबिक पुलिस को जब सुसाइड नोट मिला तब आरोपी राहुल घर पर ही था। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। सुसाइड नोट से तो साफ लगता है कि वो ब्लैकमेलिंग से इतना परेशान हो गई थी कि उसके सामने कोई और रास्ता नहीं बचा था। आपको ये भी बता दें कि वैशाली ठक्कर के सुसाइड नोट में आखिर है क्या। आई क्विट माँ, लव यू पापा माँ, मुझे माफ करना, मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई। प्लीज राहुल और उसकी फैमिली को सजा दिलवाना। मुझे 2.5 साल से राहुल और दिशा ने मेंटली टॉर्चर किया। अगर इन्हें सजा नहीं मिली तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आपको मेरी कसम है, खुश रहना। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मितेश से कहना मुझे माफ करे। आई क्विट। वैशाली ठक्कर। वैशाली इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में अपने परिवार के साथ रह रही थी। जब वो कल अपने कमरे से बाहर नहीं आई तो परिवार ने कमरे में जाकर देखा जहां वैशाली फांसी के फंदे पर झूल रही थी। तो वैशाली ठक्कर की पर्दे की जिंदगी के बारे में सब जानते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वैशाली की जिंदगी कैसी थी उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। वैशाली ठक्कर जिन्होंने सुसाइड कर लिया। साल 2020 लॉकडाउन के बाद से इंदौर में ही वैशाली लगातार रह रही थी। वो वापस मुंबई नहीं लौटी थी। कुछ समय से घर से बाहर निकलना भी वैशाली ने पूरी तरह से बंद कर दिया था, यानी कि अकेले रहना वो पसंद करती थी। दोस्तों के साथ आना जाना वैशाली बंद कर चुकी थी, सोशलाइज करना बंद कर चुकी थी। अप्रैल 2021 में एनआरआई डॉक्टर अभिनंदन सिंह से उन्होंने सगाई की थी और बहुत जल्द उनकी शादी भी होने वाली थी। 1 महीने पहले सगाई टूटी थी और खुद वैशाली ने इस बात की जानकारी दी थी, यानी कि एक सगाई उनकी टूट चुकी थी। सगाई टूटने के पीछे राहुल का हाथ होने की बात सामने आ रही है। राहुल वो जिनका नाम वैशाली ने अपने सुसाइड नोट में शामिल किया है और इसके बाद बताया यह जा रहा है कि लगातार वैशाली डिप्रेशन में चल रही थी और उसके बाद एक सुसाइड लेटर छोड़ते हुए ये कदम उठाया और अपनी जिंदगी को वैशाली ठक्कर ने खत्म कर दिया है।